जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में जम्मू कश्मीर पीसीएस के मोस्ट रीसेंट पेपर को देखेंगे। और जम्मू कश्मीर पीसीएस का भी पेपर रिसेंटली कंडक्ट होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिविल सर्विसेज, इसके अलावा जितने भी पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एंड स्टेट पीसीएस, सभी में हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जम्मू कश्मीर पीसीएस का क्वेश्चन जस्ट एक महीने के जब डिफरेंस में ये पेपर हुआ एनडीए में, तो ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप ये बात तो पक्का समझ जाओगे कि जो यूपीएससी के पेपर हैं वो भी स्टेट पीसीएस को ऑब्जर्व करते हैं और सेम स्टेट पीसीएस के पेपर भी क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं यूपीएससी के। दैट मीन्स कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं या फिर उनमें क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस भी करते हैं। ओके, तो मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि आंसर यहाँ पे मार्क्ड है, बिकॉज ये पीडीएफ फाइल ही इसी तरीके की थी। बट ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है एटलीस्ट। पहला ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से संबंधित टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लोज हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ बनवाली। यानी हमें जो हल है, जो प्लो है, वो उसके टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिले बनवाली से। दूसरा ये प्लोड फील्ड, यानी जुते हुए खेत, ऐसे खेत जिनकी ऑलरेडी प्लोइंग हो चुकी है, वैसे एविडेंसेस हमें कालीबंगन से मिले। तीसरा ये कि जो इरिगेशन है, जिनके थ्रू पौधों में पानी दिया जाए, उनके कैनाल्स के ट्रेसेस यानी साक्ष्य एविडेंस देखने को मिले। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो ये थीम्स एनसीईआरटी है, और थीम्स एनसीईआरटी में जो पहला ही चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, वो मैंने पूरा यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है और बैच में भी ये कवर्ड है डिटेल में। तो टेराकोटा जो मॉडल्स हैं प्लो के, वो चोलिस्तान और बनवाली में देखने को मिले, और बनवाली जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने प्लोड फील्ड के भी एविडेंस देखे कालीबंगन से। और ये जो फील्ड है, ये जो खेतों की जुताई हुई है, इसमें 2 सेट ऑफ फरोज है राइट एंगल में, है ना। मीन्स इस तरीके से क्यारी बनी हुई है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पता होगा, फरोज बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से ये बताते हैं कि एक साथ 2 क्रॉप लगाए जाते होंगे। मीन्स आप समझो ना, ये 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है। ये कह रहे हैं कि जब हम फसल लगा रहे हैं, जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी वर ग्रोइंग। सो it is very strange but at the time very advanced. So definitely यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी से उठाई गई है, सही है ये, और ये एनडीए की क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए इसमें क्या पूछा इन्होंने, टेराकोटा जो मॉडल है ये कहाँ से देखने को मिले? चोलिस्तान और बनवाली। सही है, अभी पढ़ा हमने। दूसरा कह रहे हैं एविडेंस देखने को मिले प्लोड फील्ड के कालीबंगन, और ये मैच्योर फेज से जुड़े हुए हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। पहले ईयरली फेज आती है, फिर मिडिल फेज आती है, हड़प्पन फिर मैच्योर फेज आती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से अगर यहाँ पे पढ़ें तो इन्होंने बताया है कि केनाल के ट्रेसेस देखने को मिले सोर्टुगाई अफगानिस्तान से, और इससे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि कालीबंगन में उन्हें प्लोड फील्ड के एविडेंस देखने को मिले। और इसी के साथ ही टेराकोटा मॉडल जो है ये कहाँ से? चोलिस्तान और बनवाली से देखने को मिले। राइट, अब एक चीज जो इसमें इन्होंने लिखी है, लेट मी चेक इट, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है, हाँ ठीक है, ये पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। हड़प्पन साइट ऑफ सोर्टुगाई, और ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स है ये सेमी एरिड लैंड में देखने को मिले, जहाँ पे इरिगेशन की जरूरत थी। इसी के साथ ही जो ये देखिए, इसी के साथ ही जो प्लोड एविडेंस देखने को मिले ये ईयरली हड़प्पन फेज के हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मुझे ध्यान है कि कहाँ से है, बट ये याद रख पाना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ही माइनर सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, मेच्योर फेज बस लिख दिया, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप इस उम्मीद में कि हाँ हमने पढ़ा है, सही भी हो रहा है, बट वो एक्चुअल में जाके गलत हो जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और इतना याद रख पाना सच में डिफिकल्ट है। हालांकि ये आप लॉजिक, ये मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये क्या लॉजिक है। लॉजिक सिंपल सा यही है कि जितने भी एविडेंसेस देखने को मिल रहे थे वो ईयरली फेज के थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, खास तौर से जब हम मेच्योर फेज में जाते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, एबेंडन्ड प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं। जो भी कालीबंगन है या चोलिस्तान है, मेजर साइट जो है वो खाली हो गई हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ वो तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट उससे पहले जो चीजें चल रही थी, जैसे शहरें अचानक खाली होने लगी, जो घरों का नक्शा है वो भी बदल गया, और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। राइट, तो इस तरीके से ये मैच्योर फेज से तो कभी भी नहीं जुड़ सकता है। अगर ये आप लॉजिक लगा पाते हैं तो
अदरवाइज तो फिर ये फैक्ट है। तीसरा ये कह रहा है प्लॉट फील्ड एट कालीबंगन है 2 सेट ऑफ फरो क्रॉसिंग एट राइट एंगल, जो 2 डिफरेंट क्रॉप्स को दिखाता है ना, सही है। तो आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये महाजन पद के बारे में है। अवंती, कौशल, मगध और गांधार, ठीक है, इनकी कैपिटल उज्जैन, कौशाम्बी, वैशाली और पूंछ। तो मैंने कई बार पढ़ाया है ये, और ये अवंती वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने रिसेंटली कवर करवाया था, बिकॉज ये सारा मैंने आपको महाजन पद याद करवाया हुआ है, ठीक है। हाँ ये देखिए, सारे PYQs भी मैं रिवाइज करवाता हूँ। जब मैंने एनडीए की एनालिसिस की थी यूट्यूब पे, तब मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी। क्वेश्चन ये है कि तक्षशिला जो है ये किस महाजनपद की कैपिटल है? तो महाजनपद को समझते हैं ब्रीफ में। देखिए 16 लार्ज किंगडम को महाजनपद कहते हैं। महा का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, जन का मतलब जनता और पद का मतलब पैर। जनता का पैर क्या है? मतलब वो एरिया को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बड़े एरिया है, जो लार्ज किंगडम है, उन्हें महाजनपद कहते हैं। अब ये देखिए, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, हाँ ये देखिए 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है, ठीक है। और लेट मी क्लियर द मैप फर्स्ट। सबसे पहले ध्यान दीजिए इस जगह पे आपको, यानी ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, कंबोज देखने को मिलेगा, ठीक है। देन गांधार है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद अगर हम दिल्ली के पास देखें तो इसे कुरु कहते हैं, इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। और यही पास में हस्तिनापुर है, बेसिकली महाभारत से एसोसिएटेड है। और इसी के साथ ही पांचाल है। देन मत्स्य है। मत्स्य का लोकेशन पूछा जाता है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। देन सूरसेन है। देखिए ईस्ट टू वेस्ट भी वो कई बार पूछते हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए। मत्स्य है सबसे वेस्टर्न में, देन सूरसेन है, देन वत्स है, ठीक है। अब इस साइड से राइट से करते हैं, दैट मीन्स कि ईस्ट से। तो सबसे ज्यादा ईस्टर्न अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये बंगाल वाले रीजन में है अंग प्रदेश, ठीक है। और अगर आपने महाभारत देखी समझिए तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि अंग के राजा दुर्योधन के द्वारा किन्हें बनाया जाता है? कर्ण को, ठीक है। उसके बाद थोड़ा वेस्टर्न में अगर हम देखें तो ये बहुत फेमस है, बताने की नीड भी नहीं है, मगध है, राजगिरी है, देन वैशाली है। और इसके बाद ये मल्ल गणराज्य है, बेसिकली कुशीनगर के पास है ये, और कुशीनगर के बारे में हमें पता है, ठीक है। देन काशी है, और काशी से भी अगर हम वेस्टर्न जाए तो अयोध्या है, जिसकी मेजर जो किंगडम है वो कौशल है, कौशल की कैपिटल है बेसिकली अयोध्या, जो भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। देन श्रावस्ती है, देन पांचाल है और वेस्टर्न में, ठीक है। अब कई बार कैपिटल पूछ लेते हैं, तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, अहिछत्र है, ठीक है, अहिछत्र। नाउ सदर्न पार्ट में अगर हम देखें तो अवंती है, जिसकी कैपिटल उज्जैनी और महिष्मती है। देन विदिशा है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये अस्मक है, ठीक है। ये लिस्टिंग मैंने करवाई हुई है। सबसे पहले अंग है, देन मगध, वज्जी, मल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज, ठीक है। ये सारा मैप से अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजीली याद हो जाता है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो ये तक्षशिला किसकी कैपिटल है? गांधार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि तक्षशिला किस जगह पे है? तो देखिए ये पाकिस्तान का ही प्रांत है, पंजाब है ना, पंजाब प्रांत है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंसेस, जिसमें से एक जो है वो पंजाब है। नेक्स्ट देखिए, द लोकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय। तो जो कनिंघम है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, काफी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, और इन्होंने ही जो है तक्षशिला के बारे में सबसे पहले लोकेशन मेंशन करी। अगला इन्होंने पूछा कि कौन सा महाजनपद में शामिल नहीं है। तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। देखिए पहला इन्होंने पूछा कैपिटल कौन सा है, दूसरा इन्होंने पूछा कि तक्षशिला जो है ये किस प्रांत में है। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही टॉपिक से। तो 16 महाजनपदों में जो कलिंग है वो शामिल नहीं है, कुरु है, गांधार है, वत्स है। कलिंग की एग्जिस्टेंस तो बाद में ये मेजर प्रोमिनेंस में आता है, खासतौर से अशोक के टाइम पे। कौन सा लिस्टेड नहीं है महाजनपद में? कुरु, गांधार, वत्स या कलिंग? तो यही क्वेश्चन है आई गेस। अच्छा ये रिपीट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पूछ रहे हैं कौन सा ओलियर्की था। तो देखिए क्या हुआ ना कि जहां पर महाजनपद है वहां तो राजा रूल कर रहे हैं, बट कुछ एक ऐसे महाजनपद थे जहां राजाओं का ग्रुप रूल कर रहा था, यानी एक से ज्यादा राजा थे, जिसमें से वज्जी जो है काफी फेमस था। 6th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है, वहीं से ये क्वेश्चन बना है, सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। वज्जी ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखोगे? देखो डबल जे है ना, ठीक है, तो डबल राजा है, ऐसे याद रख लो। मत्स्य की लोकेशन पूछी थी स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। तो देखिए अब यही मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज फिर ऐसे क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। राजस्थान में देखने को मिला। महाजनपद के बारे में कौन सी बात जो है सही है?
पहला ये कह रहा है सारे ही महाजनपद जो ऑल ईयर की है, गलत है। केवल कुछ एक महाजनपद है जिसमें से वज्जी एक शामिल है जिसमें ऑल ईयर की है। दूसरा कह रहा है सारे ईस्टर्न इंडिया में, नहीं अभी हमने देखा वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न हर पार्ट में। कोई आर्मी मेंटेन नहीं करते थे महाजनपद, नहीं बहुत सारे महाजनपद जो काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते थे, खास तौर से मगध। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद, हाँ ये सच है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट में भगवती सूत्र जो है ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं 16 महाजनपदों को। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने पूछा लोकेशन साउथ टू नॉर्थ, तो यही मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लोकेशन वाइज जो है सबसे पहले अस्मक है, चेदी है, देन पांचाल है, फिर कंबोज है। अस्मक है, चेदी है, ठीक है, पांचाल है, उसके बाद कौन सा और रह गया, ठीक है, कुरु है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ सबसे नॉर्दर्न में जो कंबोज है, यही 4 था ना, तो कंबोज देख लीजिए। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा कि अवंती की कैपिटल उज्जैन है, नहीं अवंती कैपिटल क्या, महिष्मती। ठीक है, तो हाँ नहीं सॉरी, अवंती कैपिटल उज्जैन और महिष्मती दोनों है। हाँ यही मैंने बताया भी है पढ़ाते टाइम, और ये मैप से भी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए उज्जैन और महिष्मती। ठीक है, नेक्स्ट कौशल की कौशाम्बी, नहीं गलत है, वत्स की कौशाम्बी है। ठीक है, और इसके बाद मगध की वैशाली इन्होंने बोला, गलत है, मगध की राजगिरी है या राजगिर भी कहते हैं। और गांधार की जो कैपिटल है वो क्या है, तक्षशिला है। तो इस तरीके से केवल एक पेयर सही है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहता है तो डेफिनेटली फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं तो फिर डिफिकल्ट है। तो ओनली 1 पेयर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू, वोटिव इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। तो ये थीम्स एनसीईआरटी है और चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पे, और ये कंप्लीट वीडियो जो 4.5 घंटे वाली है हिस्ट्री की, वहाँ भी आपको मिल जाएगी, और बैच में भी कवर्ड है। 2nd सेंचुरी BCE में हम शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन जो है वो नंबर ऑफ सिटीज में देखते हैं, यानी कई सारे शहरों में वोटिव इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, देखिए राजा अपनी बात लिखने के लिए पत्थरों का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। क्यों, ताकि लंबे समय तक ये रह जाए। तो इंस्क्रिप्शन में भी एक कैटेगरी थी वोटिव इंस्क्रिप्शन की। ये क्या रिकॉर्ड करती थी, तो ये एक ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे। ओके, so now we can understand these mention the name of the donor and sometimes specifies his or her occupation as well. So like the type of inscription which mention the name of the donor, like even if it is donated by the king, then also the name will be mentioned. Otherwise if it is like donated by some other person, for example carpenter, potters, goldsmith, blacksmith, officials, religious teachers, merchants and kings, anyone who denotes like in for religious purposes, that will be recorded in votive inscription. इसके बाद क्या था कि गिल्ड्स और श्रेणी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ये भी देखने को मिलते हैं। ये जो गिल्ड्स है, गिल्ड्स क्या होता है, देखिए गिल्ड्स का मतलब मैं बताता हूँ। बेसिकली ये एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना काफ़ी सारे, जैसे मान लो डॉक्टर्स का अलग एसोसिएशन है, टीचर्स का अलग एसोसिएशन है, ऐसे ही ये मर्चेंट्स का एसोसिएशन होता था जिसे हम श्रेणीज कहते थे या गिल्ड्स कहते हैं। ये जो गिल्ड्स हैं ये क्या काम करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करना, प्रोडक्शन को रेगुलेट करना, और जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनके प्राइस को मार्केट करना, कई सारी चीज़ें जो है इनके काम थे। ये तो आसान सवाल है, सिर्फ इन्होंने पूछा वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो यही रीज़न है कि एनसीईआरटी के बॉक्सेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करिए। वोटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये CDS का क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हाँ सही है ना। दूसरा कह रहे हैं दे टेल्स अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिटोरियस रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हाँ देखिए ये बात भी सही है कि जो वोटिव इंस्क्रिप्शन है इनमें ट्रांसफेरेंस ऑफ मेरिटोरियस रिजल्ट की भी बात की जाती है। मीन्स एक इंसान के जो रिजल्ट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सेकेंड फैक्ट भी मेंशन्ड है इसी के अगले पेज में, एनसीईआरटी में ही ये कवर्ड है। नेक्स्ट देखिए, हर्षा एम्पायर के रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि जो हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन है ये ज़्यादा फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज्ड बन गया गुप्ता एम्पायर के मुकाबले। दूसरा ये कहा जा रहा है हर्षा इज क्रेडिटेड विथ पेइंग ऑफ कैश टू हिज ऑफिसर्स
differing from his ancient predecessors. So, like the second statement says that Harsha paid his officials in cash, while the earlier rulers, like the ancient predecessors, were like not paid in cash; they paid in some kind. So let's check. So it is also covered in NCERTs and other books as well. Like right now I'm referring Poonam ma'am's book. Here you can read that Harsha governed his empire on almost the same lines as the Guptas. तो गुप्ताज ने जिस तरीके से रूल करा उसी तरीके से हर्षवर्धन ने भी अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया. और बट बात यह है, एक्सेप्ट यानी एक चीज को छोड़ के, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था ये ज्यादा फ्यूडल था, ज्यादा डिसेंट्रलाइज था. डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि राजा के हाथ में सारी पावर नहीं है, थोड़ी पावर नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है. ठीक है, समझ आ गया ना. मोर फ्यूडल का मतलब क्या है, देखिए राजा अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये ज्यादा सेंट्रलाइज तरीका है. बट यहाँ फ्यूडल का मतलब ये है ना कि अलग अलग तरीके के ऑफिसर होंगे जो अलग अलग तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे. ठीक है. लीडिंग फ्यूडेटरीज ऑफ हर्षा वर भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि हर्षा के कॉन्टेम्पररी थे और वर्मन डायनेस्टी से जुड़े हुए थे. नाम क्या है उनका, तो भास्कर. अब यहाँ उन्होंने ऑब्वियसली ऑप्शन में भास्कर वर्मन नहीं लिखा होगा, सिर्फ भास्कर लिखा था. ठीक है, तो भास्कर वर्मन थे कामरूप के, यानी असम वाले क्षेत्र के. असम का पुराना नाम कामरूप है. ठीक है. और वल्लभी में कौन राजा थे, ध्रुव भट्ट थे. और मगध में थे पूर्णवर्मन. और जालंधर वाले क्षेत्र में थे उदित. ठीक है, ये चार रूलर इनके फ्यूडेटरी थे, यानी सामंत थे. सामंत का मतलब इन्होंने हर्षा की सुजरैनिटी मानी थी, यानी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट किया था. इसके बाद इनके पास लार्ज आर्मी थी जिनमें बहुत सारे फोर्सेस वगैरह थे. आर्मी में हर तरह की आर्मी थी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ये बताने की नीड नहीं होती है, सभी राजा अलग अलग तरीके की आर्मीज रखते हैं. ठीक है. लैंड ग्रांट वगैरह प्रीट्स को दिए जा रहे थे इन ल्यू ऑफ देयर स्पेशल सर्विसेज. यानी आप समझो, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, फ्यूडल का मतलब क्या है कि जमीनों से जुड़ा हुआ काम हो रहा है. दैट मीन्स कि अब जो सैलरीज दी जा रही है इनकी बजाय बहुत बार जमीनें डोनेट की जाएंगी. द लैंड वॉज डोनेटेड. तो यही चीज स्टार्ट हो गई. और इट इज जनरली प्रिज्यूम दैट द लैंड ग्रांट्स टू ऑफिसर्स बाय चार्टर्स in lieu of their salary probably began with the Harsha. So Harsha is credited with the land grants, right? हर्षा पहले रूलर माने जाते हैं जिन्होंने सैलरी की बजाय लैंड ग्रांट्स को स्टार्ट कर दिया. यानी अगर किसी को सैलरी देनी है तो उसकी जगह पे जमीन का कोई टुकड़ा दे दिया जाता था. सो दैट वाज ऑल एंड नाउ लेट्स अगेन मूव टू दिस क्वेश्चन. हर्षा इज क्रेडिटेड विद पेइंग ऑफ कैश. इट इज रॉन्ग. लाइक द इवन ही चेंज दैट ही इज क्रेडिटेड टू पेइंग इन काइंड, specifically in land, right? तो second is wrong and first is correct, right? तो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है. सातवाहन पीरियड के सोशल ऑर्डर के रेफरेंस में आपको बताना है. पहला ये कहा जा रहा है कि सातवाहन सो ट्रेजेस ऑफ अ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग दैट मदर्स एंजॉयड मच इंपॉर्टेंस इन देयर सोसाइटी विच डिफर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडियन किंगडम. तो जो सातवाहन रूलर्स हैं ये मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ पे मदर की इंपॉर्टेंस है और सोसाइटी में मदर की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है जो कि नॉर्थ इंडियन के किंगडम में नहीं देखने को मिल रही थी. दूसरी चीज़ ये कि ये पहले रूलर थे जिन्होंने लैंड ग्रांट्स जो है ये स्टार्ट किया. लैंड ग्रांट्स का मतलब ऐसी ज़मीनें जिनमें टैक्स नहीं ली जाएंगी, ठीक है, टू द ब्राह्मण्स. अब सातवाहन के बारे में भी हमने ये कवर किया हुआ है पहले भी. ये समग्र बैच में हमने कवर किया था ये नोट्स, ठीक है. ये और इसमें हमने यही चीज़ पढ़ा था कि सातवाहन जो है इन्हें आइडेंटिकल माना जाता है आंध्र राज्य के पुराणों में. ठीक है, पुराणों में आंध्र जो वर्ड है ना ये रिप्रेजेंट करता है सातवाहन को. हालांकि ये जो आंध्रा वर्ड ये नाम है ना ही ये सातवाहन के किसी इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, ना ही पुराण में स्पेसिफिकली सातवाहन की बात की जाती है. अब देखिए यहाँ बात समझने वाली क्या है कि इन्होंने मेट्रोनीम्स का यूज़ करा. मेट्रोनीम्स का मतलब ये है कि जब किंग अपने नाम को लिखते हैं तो उसके साथ मदर का नेम जोड़ते हैं. ठीक है, मदर्स नेम को एसोसिएट करते हैं. जैसे मान लो गौतमी पुत्र है अगर किसी रूलर का नाम, सो दे विल राइट लाइक, हाँ गौतमी पुत्र का मतलब क्या है, मदर का नेम जो है ये गौतमी पुत्र है, गौतमी है. ठीक है, तो गौतमी के पुत्र, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है. हालांकि ये चीज़ भी समझनी है मैट्रिलिनियल नहीं है. मैट्रिलिनियल का मतलब क्या है ना कि मैट्रियार्कल नहीं है. मैट्रियार्कल दैट मीन्स कि अगर कोई रूलर है, ठीक है,
और उसके बाद उनकी डॉटर रूल करेगी, फिर उनकी डॉटर। ऐसा सिस्टम नहीं है, राजा ही रूल कर रहे हैं, बट सोसाइटी में मदर की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है। और ये चीज़ नाम से भी स्पष्ट हो रही है, मेट्रोनीम का ये यूज कर रहे हैं, यानी अपना जो नाम है वो मदर के नाम के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। द सातवाहन आर ऑल्सो नॉन इज हिस्ट्री फॉर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मंक्स। ठीक है, और ये चीज मैंने हाईलाइट करके आपको पढ़ाई हुई है कि ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मंक्स को ये लैंड फ्री, सॉरी टैक्स फ्री लैंड जो है ये दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो डायनेस्टी मानी जाती है जिन्होंने टैक्स फ्री लैंड जो है वो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मंक्स को दिए। और भी चीज़ें थी, जैसे उसके बाद हमने सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा, देन PYQs वगैरह कवर किए थे। अच्छा ये चलो अच्छा हुआ ये सवाल यहीं मिल गया। सातवाहन सो ट्रेसेज ऑफ अ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग दैट मदर एंजॉयड। हाँ, तो इसका सही आंसर जो वो बोथ 1 and 2। हाँ देखिए, ये बोथ 1 and 2 का मतलब क्या है यहाँ पे। हाँ, मतलब ये है कि सातवाहन जो मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा ये डाउट्स आए थे बैच में भी। और वो डाउट क्यों थे, क्योंकि ये जो वर्ड यूज किया ना इन्होंने, ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया है मैट्रिलिनियल, ठीक है, क्वेश्चन में, बट यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा है या जो मैंने नोट्स दिया उसमें क्या लिखा है हमने, ये देखिए कि देवर नॉट मैट्रिलिनियल। इस वजह से बहुत लोगों ने इसे गलत बताया, बट आप समझिए इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया है उसमें बोथ दिया है, तो एनसीईआरटी भी अपनी जगह पे सही है और ये भी सही है, बिकॉज यहाँ इन्होंने जो ये वर्ड यूज किया ना मैट्रिलिनियल, ये सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए, क्योंकि आगे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है इंडिकेटिंग दैट मदर एंजॉयड इंपॉर्टेंस इन देयर सोसाइटी। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मदर रूल कर रही है। ठीक है, ये चीज़ नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट थी, तो आई डोंट नो ये वर्ड इन्होंने कैसे यूज किया, मैट्रिनोमिक होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से पहला सही है। और दूसरा इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने लैंड ग्रांट दिया, जैसा कि हमने ये कवर किया, और ना केवल ब्राह्मण्स को बल्कि बुद्धिस्ट मंक्स को भी। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव अगेन। सांतरक्षित एंड दीपांकर टर्म्स इन मेडिवल इंडिया रिलेटेड टू। ये मतलब ऐसा ही एक पेपर है जो सिविल सर्विसेज के लेवल का लगता है। ठीक है, क्वेश्चन देखने पे। और इसका जो ऑप्शन है, पहला ये कि ये महायान बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं, दूसरा ये कि ये जैनिज्म के दिगंबर के सेक्ट्स हैं, तीसरा ये लिंगायत के सेक्ट्स हैं, या फिर बुद्धिज्म के स्कॉलर्स हैं। तो देखिए ये हमने कहाँ पढ़ा है, दीपांकर। एक मैंने आपको फाइल दी थी, ये YouTube पे भी हमने कवर किया था, काफ़ी बड़ी फाइल है ये, 200-250 पेज की है। अच्छा, ये सातवाहन वाले चैप्टर में ही हमने कवर किया था आई गेस। ये एक YouTube पे मैंने वीडियो बनाई थी, क्रैश कोर्स बोल के, 1.5 घंटे के आसपास की थी, और उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, मतलब जितने भी डायनेस्टीज आए हुए थे सारा, तो उसी में हमने पाल डायनेस्टी के बारे में ही पढ़ा था। ये YouTube पे भी मिल जाएगा, और बैच में भी, बैच में तो अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, समग्र बैच के अंदर। तो जो बंगाल की पाल डायनेस्टी है, इनमें बताया गया है कि गोपाल नाम के रूलर जो है ये पाल डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, है ना। और खलीमपुर इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि गोपाल जो है इन्होंने फाउंड करा डायनेस्टी को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो अकॉर्डिंग टू खलीमपुर इंस्क्रिप्शन गोपाल फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। तारानाथ भी काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और इन्होंने ये बताया कि ओदांतापुरी मोनेस्ट्री को भी गोपाल ने ही बनवाया है। इसके बाद हमने रूलर्स का नाम पढ़ा था, जिसमें धर्मपाल के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने विक्रमशिला मोनेस्ट्री को फाउंड किया है, और इसी के टाइम पे बुद्धिस्ट स्कॉलर अतीश दीपांकर देखने को मिलते हैं। और ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखा था क्योंकि ये फैक्चुअल है। ठीक है, अतीश दीपांकर ने एक बुक लिखी है बोधि पथ प्रदीप के नाम से, बोधि पथ प्रदीप के नाम से। बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। बोधि पथ प्रदीप जो है ये अतीश दीपांकर ने लिखा है। किसके टाइम पे है ये, धर्मपाल के टाइम पे। ठीक है, इसी के टाइम पे ही दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, इनका नाम है सांतरक्षित। इन्होंने एक साइंथेटिक फिलोसॉफी दी जो माध्यमिका, योगचार और स्वतंत्रिका तीनों को कंबाइन करता है। अगर आपको याद हो, मैंने कई बार ये पढ़ाया है कि माध्यमिका फिलोसॉफी नागा अर्जुन ने दी है। नागा अर्जुन इज अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर। इसे आपको नागसेन से नहीं कंफ्यूज करना है, नागसेन तो डिफरेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर है, मिलिंद पन्हो से एसोसिएटेड है नागसेन। ठीक है, मिलिंद पन्हो से एसोसिएटेड है।
और नागा अर्जुन डिफरेंट है। नागा अर्जुन ने माध्यमिका फिलोसॉफी दी है जिसे जीरो थ्योरी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे सभी चीज़ें एट द एंड शून्य में जाके ख़त्म होती हैं। और जो योग चार फिलोसॉफी है ये असंग ने दी है। नागा अर्जुन के भाई का नाम है असंग, दोनों ब्रदर्स थे नागा अर्जुन और असंग। तो असंग ने योग चार ट्रेडिशन दिया है और नागा अर्जुन ने माध्यमिका फिलोसॉफी को ही शून्यवाद की फिलोसॉफी कहते हैं, है ना। काफ़ी अगर फैक्ट अगर आपको लग रहे हैं तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे PYQs हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो योग चार और माध्यमिका इनको मर्ज करके शांत रक्षित ने जो है वो फिलोसॉफी दी। देखिए होता क्या है ना, जब ये नोट्स में कवर कर रहा था लेक्चर में, कई बार लाइव क्लासेस में या समग्र बैच के टाइम पे भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर क्या इतना डेप्थ में जाना। अब आप ये देखो कि डेप्थ की जो बात है, क्वेश्चन तो बन ही गया ना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन अगर सिविल सर्विस में भी बन जाएंगे तो फिर उतना ये कहना नहीं होगा हमें कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली या बहुत चीज़ें छोड़ दी। ये मिडिल पाथ है बुद्धा की तरह ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइल्स है नहीं, बस एक दो लाइन की बात थी तो हमने कवर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने अगेन स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पुट कर दी हैं। ट्रेवलर्स और डायनेस्टीज के बारे में पूछ रहे हैं। अल मसूदी, सुलेमान, मार्को पोलो, अमीर खुसरो, किस डायनेस्टी में ये आए? परमार, राष्ट्रकूट, पाल या गजनवीड? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। ट्रेवलर्स पर मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो दी है और ये ट्रेवलर्स वाला सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो सुलेमान जो है ये पाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी से हैं, अल मसूदी जो है ये पाल डायनेस्टी से हैं, मार्को पोलो पांड्य और काकातिया से, अमीर खुसरो जो है वो खिलजी से है। ये मैं कुछ सेक्शन रिवाइज करवा देता हूँ ट्रेवलर्स वाले। सुलेमान, देखिए ये देवपाल के टाइम पे भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि पाल एम्पायर जो है इसे रूहिमी कहा गया सुलेमान के द्वारा। तो ये हो गया ना, सुलेमान कहाँ से थे? पाल डायनेस्टी से थे। वैसे क्वेश्चन बड़ा ही टफ है और बड़ा ही यूनिक है, बिकॉज ट्रेवलर्स पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे ऑल राइट, हाँ, भोज डायनेस्टी के टाइम पे भी अरब मर्चेंट जो है वो सुलेमान बताते हैं कि किस तरीके से उनके रीचेज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में हमने ये कवर किया और ट्रेवलर्स पर एक कंप्लीट वीडियो है, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए दो फाइल मैंने आपको दी थी, एक ट्रेवलर्स की अलग से दी थी, इसमें ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अल बरूनी के बारे में हमने पढ़ा कि किताबुल हिंद वगैरह इन्होंने लिखा है, बर्नियर, और सारे क्वेश्चन रहला के बारे में पूछा गया कि किस ट्रेवलर ने लिखा है। इसके बाद फिर ये इब्न बतूता का जो वर्क है रहला, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो एक ही तरह के क्वेश्चन फिर पूछा इन्होंने कि रहला जो है किस तरह से किस भाषा में लिखा गया। तो क्वेश्चन एक है, पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ये रिसेंट का क्वेश्चन है UPSC जियो साइंटिस्ट के पेपर का, और सैयद अली रईस, इब्न बतूता, पीटर मुंडी या डुआर्टे बारबोजा ये किस कंट्री से अपना संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारा कुछ एक साथ जब आप कवर कर लोगे, सैयद अली रईस जो ये टर्की से हैं, जो इब्न बतूता हैं ये इब्न बतूता हाँ मोरक्को से हैं, 1333 में भारत आते हैं, ठीक है। पीटर मुंडी जो है इंग्लैंड से और बारबोजा जो है पुर्तगाल से हैं। ये सारे ही ट्रेवलर्स के ही क्वेश्चन है। अब्दुल रजाक जो है, जो कि पर्सिया के रूलर के एम्बेसडर है, एम्बेसडर का मतलब राजा के तरफ से जो आते हैं, राजदूत जिसे कहते हैं, जो कि 15th सेंचुरी में कालीकट आते हैं। ये ग्रेटली इंप्रेस होते हैं किससे? कालीकट के फोर्टिफिकेशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, हाई क्वालिटी स्पाइसेस से, या म्यूजिकल ट्रेडिशन से। तो NCERT में अब देखिए बड़ा टफ लगता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे ही बना रहे हैं। कोई कैसे बता पाएगा कि अब्दुल रजाक जो इतने पहले आया है वो किस चीज़ से खुश होता है? तो NCERT में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इंप्रेस होते हैं फोर्टिफिकेशन से और बताते हैं, 7 लाइन लिखते हैं फोर्ट्स के बारे में कि वाह क्या किला है कालीकट में। नेक्स्ट देखिए, कोंटी, अब्दुल रजाक, निकिटीन और नुनीज किस एम्पायर को विजिट करते हैं? तो आपको पता होगा इसका आंसर, सदाबहार सवाल, ठीक है, विजयनगर एम्पायर है। यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है और कवर भी किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाँ यही मैं बता रहा था कि जब हमने हिस्ट्री के 30 लेक्चर्स कवर किए तो उसमें से एक लेक्चर ट्रेवलर्स का है, क्योंकि ये थीम हमने पकड़ ली है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और ये हर पेपर की बात है। नेक्स्ट देखिए, गहाडवल, तोमर, चौहान या चंदेल कैपिटल क्या थी इनकी? कन्नौज, दिल्ली, जयपुर या उज्जैन? अब इस तरह क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी आता है, बट वो पूछ लेते हैं बताइए कि हर्षवर्धन के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, या 6th सेंचुरी में कौन कौन सी डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो गहाडवल, तोमर, चौहान और चंदेल, इनमें से 2 ही पेयर मैच है, ठीक है, बाकी दोनों गलत हैं। इसको हम अलग से सेक्शन में कवर करेंगे, सारे अलग से स्टेट्स को।
नेक्स्ट देखिए, he dominated and extended the Bahmani kingdom further south. He was granted the title chief of the merchants Malik ul Tajur. He divided the kingdom into 8 provinces or taraf. He was also a great patron of arts and built a magnificent madrasa in the capital Bidar. Who was the person referred to above? तो इन्होंने बहमनी किंगडम को काफ़ी डोमिनेट किया और साउथ तक एक्सटेंड कर दिया। इन्हें मलिक उल तज्जूर का टाइटल मिलता है, यानी ये मर्चेंट्स के भी चीफ हैं, यानी व्यापारियों के भी हेड हैं। और इन्होंने 8 तरफ में अपने किंगडम को बांटा। तरफ का मतलब होता है प्रोविंस। तरफ का मतलब क्या होता है? प्रोविंस, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बिदार में काफ़ी मैग्निफिसेंट मदरसा जो है बनाया। अब ये देखिए, हिस्ट्री जो हमारी बैच है, बैच के ही अंदर हमने इस तरीके से सेक्शन डिवाइड किए हैं, ठीक है। चोलाज के बारे में अलग से, दिल्ली सल्तनत के बारे में अलग से, देन बहमनी पर हमने अलग से एक लेक्चर कवर किया है 1 घंटा 13 मिनट का। उसी के अंदर ही मैंने आपको ये पढ़ाया है महमूद गवन के बारे में। मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल हो जाए। तो ये बैच की फाइल है जिसमें हमने सबसे पहले बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ा कि 14th सेंचुरी में विजयनगर किंगडम के साथ एक दूसरी और किंगडम इमर्ज करती है बहमनी के नाम से। और इसके जो फाउंडर हैं हसन गंगू, इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल लिया था। और बहमन शाह जो है ये ईरान के जो है एक मिथेकल हीरो के रूप में देखे जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये जहांगीर से भी जुड़े हुए हैं, नाम बेसिकली इनका बहमन शाह का। ये अलग टाइम पे हम कवर करेंगे, मुगल डायनेस्टी को कवर करते टाइम, ठीक है। और इस तरीके से बहमनी सल्तनत जो है ये नाम पड़ा। इसका हालांकि एक और स्टोरी है, इसमें माना जाता है कि ब्राह्मण्स के साथ काम कर रहे थे इसलिए बहमन वर्ड पड़ा। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बहमनी सल्तनत के फाउंडर कौन है। इसी पे ही डायरेक्ट हर साल किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बहमनी सल्तनत के फाउंडर का नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। वो ऑप्शन में ये सब लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, वो ऑप्शन में डायरेक्ट लिख देंगे हसन गंगू, ठीक है। तो आपको याद रखना है हसन गंगू आप कह सकते हो, या इनका दूसरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब बहमन शाह लिखेंगे तो आप तो समझ ही जाओगे कि बहमनी सल्तनत की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहमनी सल्तनत के जो फाउंडर हैं, जो कि एक अफगान एडवेंचरर थे, और ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में काम करते हैं जनरल के रूप में, और बाद में ये अलग से किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह आते हैं। ये इन्होंने भी बेसिकली विजयनगर एम्पायर को इन्वेड करा। हालांकि ये देवराय फर्स्ट के हाथों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। देन अहमद शाह वली आते हैं। अहमद शाह वली जो है वारंगल को इन्वेड करते हैं और ये कैपिटल को शिफ्ट करते हैं। बस यही बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बना है इस पर। देन हुमायूं शाह आते हैं, जो बहमनी किंगडम की पावर है ये बिल्कुल पीक में आ जाती है हुमायूं शाह के टाइम पे। देन महमूद गवन आते हैं, ठीक है। तो महमूद गवन जो है ये बिल्कुल इनके टाइम पे जेनिथ में होता है, बिल्कुल शिखर में होता है पावर। और ये महमूद गवन के गाइडेंस से हो पाता है कि बहमनी किंगडम इतना फ्लरिश करता है। ये पर्शियन मर्चेंट होते हैं और ये 42 ईयर्स की एज में डेक्कन पहुंचते हैं, यानी साउथ इंडिया पहुंचते हैं। और इसके बाद बहमनी किंगडम के सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। इन्हें मलिक उल तुज्जर का भी टाइटल मिलता है, यानी चीफ ऑफ द मर्चेंट्स। और ये टाइटल कौन देता है? हुमायूं शाह। क्वेश्चन बना है कि मलिक उल तुज्जर का टाइटल कौन देता है बहमनी रूलर को, यानी महमूद गवन को? तो कौन देता है? हुमायूं शाह, ठीक है। इन्होंने 8 तरफ में अपने किंगडम को बांटा। जो जो बातें मैंने पढ़ाई वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड करा 8 प्रोविंस में, और इस पे भी क्वेश्चन बना है CAPF में। कौन सा क्वेश्चन था, अगर वो मिल जाए तो वो मैं करवा देता हूँ। निज़ाम शाही मिल गया, ये देखिए CAPF का क्वेश्चन है। आपको 4 मैचिंग दिए गए, आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। निज़ाम शाही बीजापुर, बारिश शाही बिदार, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाद शाही बेरार। तो इसमें जो ए है वो क्या है? गलत है। निजाम शाही बीजापुर के नहीं है। कहाँ के हैं? निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, ठीक है। तो यही है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है याद रख पाना। ऑलराइट, तो ये हमने पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं। One of the largest and most spectacular rock shelters is located in Vindhyan Hills, full of Paleolithic and Mesolithic remains. तो Paleolithic और Mesolithic remains के साथ सबसे बड़ा एक तरीके का रॉक शेल्टर देखने को मिलता है विंध्या हिल्स में। इनमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह शामिल है, जिनमें हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर तरीके के इवेंट्स देखने को मिलते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के।
किस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं? देखिए ये बात कर रहे हैं भीमबेटका केव्स की, और ये चीज़ हमारी फाइन आर्ट्स में भी कवर्ड है, जिसको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ साइट्स जो है, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो, सेंटेंस मैच कर जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ साइट्स जहाँ पे रेमनेंट ऑफ रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। इसी में आगे इन्होंने बताया है कि ये जो रिचेस्ट पेंटिंग है 10,000 साल पुरानी मानी जाती है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे डांसिंग ह्यूमन फिगर वगैरह। अमीर खुसरो के रेफरेंस में आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि ये हुमायूं और अकबर के कॉन्टेम्पररी थे, ये सरासर गलत है। अकबर के टाइम पे तो अबुल फजल थे, अमीर खुसरो का टाइम पीरियड कहीं पहले का है। तो पहला आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये सब सवाल डुएबल है रहते हैं ना। आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं पहले, जैसे अमीर खुसरो के बारे में पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इन क्वेश्चन का एक खास पैटर्न था। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें, पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ। अमीर खुसरो, इनका टाइम पीरियड है 1253 से 1325 के बीच का। पहली चीज तो ये कि ये कॉन्टेम्पररी है, जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इस पे बना है। ये कॉन्टेम्पररी है किसके? बलबन के, जलालुद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी के, अब अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, तो दोनों का ही कॉन्टेम्पररी रहे हैं, और भी माना जाता है कि इनके टाइम पे 13 जो रूलर है वो चेंज हुए थे। ठीक है, अप्रोक्स तो 13 रूलर का इन्होंने कार्यकाल देखा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये कि इन्हें तोताए हिंद कहते हैं या तूत-ए हिंद कहते हैं। तोताए हिंद का मतलब पैरट ऑफ इंडिया। तीसरी बात यह कि इन्हें कव्वाली का भी फाउंडर माना जाता है, कव्वाली। ठीक है, जो कि एक तरीके की डिवोशनल सूफी स्टाइल की म्यूजिक है, आपको पता होगा कव्वाली के बारे में। तो ये 4 हमें दिए गए और आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो इसमें कहा है इन्होंने तबकाते नासिरी, यही गलत है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी तबकाते नासिरी बिल्कुल सही है, मैंने देखा नहीं। तुगलक नामा इब्न बतूता, ये साफ तौर से गलत है। तुगलक नामा तो अमीर खुसरो ने लिखा है। वही मैं बता रहा था कि अगर आपने ये क्वेश्चन किया है कि तुगलक नामा अमीर खुसरो ने लिखा है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तुगलक के टाइम पे थे, ना कि मुगल के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक करके पढ़ा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने ये रट रखा हो कि हाँ अमीर खुसरो तो 1325 के आसपास के हैं, तो इस तरीके से ये मुगल से जुड़े हुए नहीं हैं, इतना कोई याद रख नहीं पाता। बट ये लॉजिक लग जाता है जब आप बार बार पढ़ोगे कि हाँ तुगलक के टाइम पे कमेंट कर रहे हैं, इस टाइम पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने तुगलक नामा लिखा है, तो वहाँ से स्टोरी लिंक हो जाती है कि तुगलक नामा से जुड़े हुए हैं। तो तुगलक नामा मीन्स तुगलक डायनेस्टी, ना कि मुगल्स। तो इस तरीके से ये एलिमिनेट होता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे सही है। तबकाते नासिरी जो है मिन्हासु सिराज ने लिखा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तारीख़ फिरोज शाही जो है शम्से सिराज अफीफ ने लिखा है, और हुमायूं नामा तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। नूह सिपीर, अमीर खुसरो, रियाजुल इंसा, महमूद गवन, बुरहाने मासिर, रफ़ीउद्दीन सिराजी। तो ये अलग अलग मेडिवल टाइम्स के ऑथर्स हैं और उनसे जुड़े हुए हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए पहला के जो कह रहे हैं कि नूह सिफीर, क्या ये अमीर खुसरो ने लिखा है? तो ये बात बिल्कुल सही है, नूह सिफीर जो है अमीर खुसरो ने लिखा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि बुरहाने मासिर, हाँ देखिए जो बुरहाने मासिर है, इनका नाम बुरहान निज़ाम शाह, जो कि निज़ाम शाही डायनेस्टी के हैं, जो अभी हमने पढ़ा ना कि निज़ाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर की है, उसी के रूलर है बुरहान निज़ाम शाह, उन्हीं के नाम पे पढ़ा बुरहाने मासिर। और ये लिखा गया किसके द्वारा? रफ़ीउद्दीन सिराजी नहीं, ये लिखा गया है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है याद रख पाना, सैयद अली तबतबाजी के द्वारा। ठीक है, तो तीसरा इस तरीके से गलत होता है, और तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। रियाजुल इंसा जो है, ये महमूद गवन जो है बिल्कुल सही है। दो पैर यहाँ पे सही है, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें मैं और बताता हूँ, कुछ बुक्स के नाम करवा देता हूँ। सबसे पहली जो बुक आपको याद रखनी है वो है ताज उल मासिर।
देखिए बुक्स पे क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना डिफिकल्ट है, कोई नहीं पढ़ना चाहता, बट मैं तो पढ़ाऊंगा जिस पे क्वेश्चन बनेगा। रादर देन आप 700 पन्ने की 800 पन्ने की किताब पढ़ो, उससे अच्छा जो चीज़ें पे क्वेश्चन बन रहा है उन्हें डेप्थ में जाके एक बार पढ़ लो। ठीक है, तो ताजुल मासीर जो है ये हसन निजामी ने लिखा है। ठीक है, ताजुल मासीर जो है ये हसन निजामी ने लिखा है। दूसरी बुक का नाम है तबकाते नासिरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, तबकाते नासिरी। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है बुक्स एंड ऑथर्स पर, वो भी आप रेफर कर सकते हो। तबकाते नासिरी किन्होंने लिखा है, तो ये मिन्हास उस सिराज ने। ठीक है, कई बार मिन्हाजुद्दीन सिराज भी कहते हैं। और तीसरी जो बुक है यहाँ पे, तीसरी बुक का नाम है फवाद उल फवाद। फवाद उल फवाद के ऑथर का नाम है अमीर हसन दहलवी। ठीक है, अमीर हसन दहलवी। एक और ऑथर है दहलवी बोल के, बट वो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने 1857 से जुड़ी हुई बुक लिखी है। नेक्स्ट बुक है तारीखे फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा गया है, तारीखे फिरोज शाही। इसके ऑथर कौन है? अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा है तो ये आपको याद होगा, बर्नी है। ठीक है, बर्नी ने लिखा है तारीखे फिरोज शाही। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही के ऑथर जो है ये खुद फिरोज शाह तुगलक है। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, कि जो रूलर हैं जिन्होंने खुद से अपनी बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और जैसे मान लो हर्षवर्धन है, ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तो लिखी नहीं है, बाणभट्ट ने लिखी है, बट हर्षवर्धन ने खुद ने भी बहुत सारी बुक लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है, नागानंद लिखी है, रत्नावली लिखी है, तो वो भी पेपर में पूछते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से जो राजा लिखते हैं वो बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फुतुहाते फिरोज शाही के बाद एक लास्ट बुक है फुतुअस सलातीन। ये नाम इतने टफ हो जाते हैं, वो तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये रिकॉल करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अब्दुल मलिक इसामी, अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है, तो ये 6 मेजर बुक है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अमीर खुसरो की जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी देख लीजिए। खजेनुल फुतू है, नूह सिपीर है, आसिका है, तुगलकनामा है। ठीक है, खजेनुल फुतू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। नूह सिपीर भी अभी हमने पढ़ा। आसिका बेसिकली गुजरात के एक रूलर की लव स्टोरी से एसोसिएटेड है। ठीक है, और तुगलकनामा तो हमने पढ़ा ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी शानदार सवाल हैं, जैसे ये तो सिविल सर्विसेज के पैटर्न वाला है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछती हैं वो है। उसके बाद ये कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में है। देन ये तो बहुत ही शानदार सवाल है, एनसीईआरटी से है, बट आई गेस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर कर लेंगे। देखिए रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी के बारे में जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो देख करके एक सेंस ऑफ रिलीफ रहती है कि हाँ जो हमारी पढ़ाई वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और आपको जब मैं कहता हूँ कि आपकी क्या एक्यूरेसी बन रही है, तो इससे भी आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस वे में आप प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर आपका कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। इसके अलावा अगर आपको बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप इंक्वायरी करके सारी क्वेरीज पूछ करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।